केंद्र सरकार के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल का प्रतिबंध लगाने के बाद यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में योगी सरकार ने अलर्ट जारी कर अधिकारियों को मुस्तैद रहने के आदेश दिए हैं। राज्य के सभी जिला पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगने के बाद आने वाली सामाजिक और नेताओं की प्रतिक्रिया को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। योगी सरकार ने जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया है ताकि किसी भी तरह माहौल बिगाड़ने की कोशिश न की जा सके। पीएफआई पर बैन लगा दिया गया और पीएफआई के 4 नेता इंदौर और भोपाल से गिरफ्तार किए गए थे। आज उन सभी चारों नेताओं को एटीएस कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस रिपोर्ट को आप देखिए, 30 सेकंड में समझिए पूरी खबर। मध्य प्रदेश से गिरफ्तार पीएफआई के 4 नेताओं को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पीएफआई के इन 4 नेताओं को इंदौर और उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था, जहां मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इन चारों नेताओं को 30 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। पीएफआई के इन सभी नेताओं की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। पीएफआई के नेताओं को आज जेपी अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद एटीएस जिला कोर्ट में पेश किया जाएगा। और देखिए, पीएफआई को बैन करने के बाद अब इनके ठिकानों को भी खंगाला जा रहा है। दिल्ली में पीएफआई के 3 ठिकानों को सील किया गया है। वहीं ये भी जानकारी मिली कि इनके बैंक अकाउंट को भी फ्रीज किया गया है। पूरी खबर 30 सेकंड में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 3 परिसरों को सील करने का आदेश दिया है। इसके अलावा संगठन के फंड को फ्रीज कर लिया जाएगा। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि ये परिसर पीएफआई और उसके सहयोगियों की गतिविधियों को अंजाम देने के उद्देश्य से उपयोग किए जा रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने इन परिसरों को सील करने का आदेश दिया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस संगठन को गैर कानूनी घोषित किया है। और पीएफआई का विरोध करने पर बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन को धमकी मिली है। क्या है पूरी खबर, 30 सेकंड में आप देखिए। बरेली में पीएफआई का विरोध करने पर मौलाना शहाबुद्दीन को फोन पर जबान काटने और वजूद खत्म करने की धमकी दी गई है। दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने बताया कि वो पीएफआई की गतिविधियों का लगातार विरोध कर रहे हैं। किसी ने उनके फोन पर कॉल कर अपना नाम दिल्ली के शाहीन बाग निवासी अब्दुल समद बताया, फिर गाली गलौज करते हुए कहा कि ज्यादा बोल रहे हो, बोलना कम कर दो, नहीं तो जबान काट दी जाएगी और पूरा वजूद खत्म कर दिया जाएगा। इधर राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि राजस्थान को लेकर जो फैसला है वो सोनिया गांधी लेंगी। पूरी खबर आपको 30 सेकंड में बताते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला 1-2 दिन में हो जाएगा। दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, एक बार फिर ऑब्जर्वर जयपुर जाएंगे, विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, इसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि गहलोत सीएम होंगे या नहीं। सचिन पायलट सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे, वेणुगोपाल भी वहां मौजूद रहे। करीब 1 घंटे चली बैठक के बाद सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान को लेकर आला कमान से चर्चा हुई है। हमारा मकसद है कि हम अगली बार भी राजस्थान में सरकार बनाएं। तो राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो अभी तय नहीं हुआ है। सचिन पायलट ने भी नहीं बताया, लेकिन माना यह जा रहा है कि 2 दिन में सोनिया गांधी इस पर फैसला लेंगी। 30 सेकंड में इस रिपोर्ट को आप देखिए। राजस्थान का सियासी पारा एक बार फिर काफी ज्यादा ऊपर चढ़ा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के बहाने फिर से अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की लड़ाई सामने आई है। कांग्रेस आला कमान का प्लान था कि अशोक गहलोत को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए और 2018 से नाराज चल रहे सचिन पायलट को राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी जाए। हालांकि ऐसा फिलहाल नहीं हो पाया और गहलोत ने पर्दे के पीछे से अपना शक्ति प्रदर्शन कर बता दिया कि राजस्थान के असली राजा फिलहाल वही हैं। इधर सोनिया गांधी से सचिन पायलट की जब मुलाकात हुई, जब बाहर निकले तो उनका संकेत उड़ान भरने का था, लेकिन कहा कि वो 2023 के बाद अगला जो विधानसभा चुनाव उसमें यही चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार जो है वो राजस्थान में बने। पूरी खबर आपको दिखाते हैं। सियासी घमासान के बाद दिल्ली में भी राजस्थान का मुद्दा छाया रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सोनिया गांधी से माफी मांगने के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट 10 जनपद पर आला कमान से मिलने पहुंचे। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सचिन पायलट ने कहा कि उन्होंने हाईकमान के सामने अपनी बात रखी है। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान के हालिया घटनाक्रम पर फैसला कांग्रेस को लेना है।
लेकिन हमारा सबका लक्ष्य राजस्थान में फिर से सरकार बनाना है। तो कल सोनिया गांधी से अशोक गहलोत ने मुलाकात की, सचिन पायलट ने मुलाकात की, लेकिन राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये गेंद अब सोनिया गांधी के पाले में, आलाकमान के पाले में। इस रिपोर्ट को आप देखिए। राजस्थान में सियासी विवाद के बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई है। 1-2 दिन में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का ऐलान संभव है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 1-2 दिन में राजस्थान के मुख्यमंत्री का ऐलान कर सकती है। गहलोत ने यह भी कहा है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला खुद सोनिया गांधी करेंगी। दरअसल राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिए राजस्थान में चेहरा बदला जा सकता है। कांग्रेस के सामने इस बार गढ़ बचाने की भी चुनौती है। इधर कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख है और आज वो तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन कौन नॉमिनेशन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि शशि थरूर और दिग्विजय आमने सामने होंगे, ये कहा जा रहा है। पूरी खबर 30 सेकंड में आपको बताते हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? इतना तो तय है कि इस बार कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होगा। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए 22 साल बाद मतदान की स्थिति बन रही है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के मुखिया अशोक गहलोत के चुनाव से इनकार करने के बाद नए दावेदार दिग्विजय सिंह की एंट्री हो गई है। इससे पहले कांग्रेस के बागी गुट के सदस्य शशि थरूर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। दिग्विजय सिंह और शशि थरूर आज नामांकन दाखिल करेंगे। तो कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, ये तो आज तस्वीर साफ हो सकती है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने भी नामांकन पत्र लिया है। हालांकि ये भी कहा कि हमारा नेता तो गांधी नेहरू परिवार से ही होगा। इस रिपोर्ट को आप देखिए और खबर समझिए। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव में अशोक गहलोत के पीछे हटने के बाद अब मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह अचानक सुर्खियों में आ गए हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को छोड़कर दिग्विजय सिंह दिल्ली पहुंचे हैं। दिग्विजय आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस पूरे मामले पर दिग्विजय सिंह ने अपना रुख साफ कर दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यहां नामांकन फॉर्म दाखिल करने के बाद फिर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए वापस चला जाऊंगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर बड़ी सौगात गुजरात को देने वाले हैं और आज वंदे भारत जो ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन उसका उद्घाटन करने वाले हैं। पूरी खबर आपको 30 सेकंड में समझाते हैं, देखिए खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को गांधीनगर स्टेशन से रवाना करेंगे। पीएम मोदी इस गाड़ी में गांधीनगर से कालूपुर रेलवे स्टेशन तक यात्रा भी करेंगे। प्रधानमंत्री दिन में अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना का शुभारंभ करेंगे और कालूपुर स्टेशन से दूरदर्शन केंद्र मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी करेंगे। प्रधानमंत्री अहमदाबाद में अहमदाबाद शिक्षा समिति में एक सार्वजनिक समारोह में अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। और सर्दियों की शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली में सर्दी में प्रदूषण का हाल क्या होता है ये आपको पता ही होगा। इसको लेकर अब दिल्ली सरकार की तैयारी है। 15 सूत्रीय पूरा प्लान आज पेश करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। 30 सेकंड में पूरी खबर। दिल्ली की केजरीवाल सरकार सर्दी के मौसम में राजधानी में होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आज 15 सूत्रीय कार्य योजना की शुरुआत करेगी। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बताया कि सुझावों और रिपोर्ट के आधार पर विंटर एक्शन प्लान तैयार हो गया है। इस 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज लोगों के सामने रखेंगे। उसके आधार पर सभी विभागों के साथ सर्दियों में होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए काम किया जाएगा। इधर अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं वो अब राज खोलेंगे क्योंकि कोर्ट ने उन्हें 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है और पुलिस उनसे अब राज उगलवाएगी। पूरी खबर 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में एसआईटी ने पुलकित आर्य समेत 3 आरोपियों को 3 दिनों के रिमांड पर ले लिया है। एसआईटी ने अभियुक्तों को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने 3 दिन के लिए पुलकित, अंकित और सौरभ की रिमांड मंजूर कर ली है। आज तीनों आरोपियों को पौड़ी जेल से पूछताछ के लिए ले जाया जाएगा। एसआईटी आज आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर भी पूछताछ कर सकती है। बताया जा रहा है कि लोगों के गुस्से को देखते हुए पीसीआर में होने वाली कार्रवाई एसआईटी गोपनीय रखना चाहती है। और देश को आज नया सीडीएस मिलने जा रहा है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान आज सीडीएस पद की
कार्यभार संभालेंगे, इस रिपोर्ट को आप देखिए। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान आज देश के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। इसी के साथ तीनों सेनाओं के बीच तालमेल सुनिश्चित करने के लिए सेना को थिएटर कमांड के रूप में पुनर्गठित करने के अभियान पर फिर से ध्यान केंद्रित होने के आसार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान भारत के दूसरे सीडीएस के रूप में कार्यभार संभालने के बाद 4 सितारा रैंक के जनरल का पद ग्रहण करेंगे। वो देश के पहले सेवानिवृत्त 3 सितारा रैंक के अधिकारी होंगे जो 4 सितारा रैंक के अधिकारी के रूप में वापसी करेंगे। और देखिए आज आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करने वाला और माना यह जा रहा है कि रेपो रेट भी बढ़ सकता है। यह खबर आपको 30 सेकंड में बताते हैं, समझिए पूरी खबर को। रिजर्व बैंक की हर दूसरे महीने होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आज अपनी पॉलिसी का ऐलान करेगा। रिजर्व बैंक के सामने सबसे बड़ा प्रश्न महंगाई को काबू में लाना है। होम और कार लोन ले चुके लोग रिजर्व बैंक से यही सवाल पूछ रहे हैं। रिजर्व बैंक महंगाई रोकने के उपाय के रूप में लगातार चौथी बार रेपो रेट बढ़ाने की तैयारी कर चुका है। आरबीआई ने महंगाई को काबू में करने के लिए रेपो दर में मई से अब तक 1.40% की वृद्धि की है। इस दौरान रेपो रेट 4% से बढ़कर 5.40% पर पहुंच चुकी है। और क्या देश में अब बड़े आंदोलन होंगे, क्योंकि किसान नेता राकेश टिकैत यही कह रहे हैं कि आने वाले समय में देश में बड़े आंदोलन किए जाएंगे। इस रिपोर्ट में आप समझिए पूरी खबर। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अलीगढ़ में किसान नेता विजय तालान के यहां पहुंचे। इस दौरान एमएसपी के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों से धोखा कर रही है। बड़े व्यापारियों को फायदा कैसे होगा, उस पर काम हो रहा है। उनको सस्ती जमीन, सस्ता अनाज देकर फायदा पहुंचाया जा रहा है। सरकार बिजनेसमैन के पक्ष में काम कर रही है, इसलिए सरकार एमएसपी गारंटी कानून नहीं देगी, क्योंकि व्यापारी को सस्ते में अनाज देना है और व्यापारी उपभोक्ताओं को महंगे में अनाज बेचने का काम करेंगे। इधर नए संसद भवन में अशोक स्तंभ लगाया गया था, जिसे लेकर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और आज इस पर अहम सुनवाई होने वाली है। पूरी खबर आपको 30 सेकंड में दिखाते हैं। नए संसद भवन की छत पर जब से एक विशालकाय अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया है, देश में इसको लेकर चर्चा भी है और विवाद भी। चर्चा तो कलाकारी की हो रही है, लेकिन विवाद का विषय विपक्ष और समाज का एक वर्ग बना रहा है। तर्क दिया जा रहा है कि अशोक स्तंभ के डिजाइन के साथ छेड़छाड़ की गई है। स्तंभ में बने शेरों को ज्यादा गुस्से वाला दिखा दिया गया है। अब इसी मुद्दे को उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। और अपने ऊपर लगे तमाम केस का सामना कर रहे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस रिपोर्ट को आप देखिए। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर आज सुनवाई की जाएगी। याचिका में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी पर राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई की जा रही है। इसकी एक दीवार को भी गिरा दिया गया है। आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि नेता पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा कुछ मामले राज्य सरकार और अथॉरिटी द्वारा भी दायर किए गए हैं और अब यूनिवर्सिटी भी उनके पास से ले ली गई है। इधर हापुड़ हमले के मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। कहा जा रहा है उनकी जमानत याचिका रद्द कराने के लिए, आरोपी जो है उनकी जमानत याचिका रद्द कराने के लिए अब वो वहां आवेदन देंगे। पूरी खबर 30 सेकंड में। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान हापुड़ जिले में हुए हमले के आरोपियों की जमानत रद्द कराने के लिए असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने हमले के मुख्य आरोपी सचिन शर्मा और उसके साथ शुभम गुर्जर की जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके काफिले पर यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के प्रचार के दौरान हापुड़ टोल प्लाजा पर दोनों आरोपी शुभम और सचिन ने गोलियां बरसाई थीं। इस हमले में ओवैसी बाल बाल बच गए थे। करप्शन के आरोपों के बीच आज कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट आप समझिए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में निचली अदालत की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा।
पूर्व सीएम के खिलाफ आरोप है कि वो शेल कंपनियों का उपयोग करके भ्रष्टाचार में लिप्त थे और 3 करोड़ 41 लाख की राशि शेल कंपनियों को ट्रांसफर की और बदले में ये राशि येदियुरप्पा के परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली कंपनियों के खाते में ट्रांसफर कर दी गई। और करोड़ों की ठगी करने वाले सुकेश चंद्र शेखर को लेकर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। क्या है ये सुनवाई, आप पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। करोड़ों की ठगी के आरोपी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सुकेश चंद्र शेखर के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुकेश चंद्र शेखर के वकील ने अपनी लिखित दलील कोर्ट में जमा कर दी थी, जबकि ईडी ने मामले में लिखित दलील जमा करने के लिए कोर्ट से समय मांग लिया था। सुकेश चंद्र शेखर पर आरोप है कि उसने 2 पत्तियों वाले चुनावी चिन्ह के मामले में आयोग के अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए AIADM के नेता टीटीवी दीनाकरण से रुपए लिए थे। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा शुरू होने जा रहा है। क्या है ऑपरेशन लंगड़ा, इस रिपोर्ट में आप देखिए, 30 सेकंड में समझिए। यूपी के बुलंदशहर पुलिस ने एक बार फिर अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा शुरू कर दिया है। मुठभेड़ के दौरान गाजियाबाद के 25,000 के इनामी बदमाश संजीव उर्फ मोटा घायल हो गया है। घायल बदमाश को पुलिस ने बुलंदशहर के जिला अस्पताल में एडमिट कराया है। इनामी बदमाश के कब्जे से पुलिस ने तमंचा, कारतूस, दिल्ली से चोरी की गई बाइक बरामद की है। इनामी बदमाश संजीव उर्फ मोटा पर आधा दर्जन से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं। बुलंदशहर पुलिस को पिछले 4 सालों से गैंगस्टर इनामी बदमाश संजीव उर्फ मोटा की तलाश थी। इधर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर छापेमारी की। कई खामियां पाई गई, पूरी रिपोर्ट आपको बताते हैं। रायबरेली में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर छापेमारी की है। इस दौरान PNDT एक्ट के तहत भ्रूण लिंग की जांच न किए जाने और फायर सुरक्षा व्यवस्था की गहनता से जांच की गई। हालांकि जांच के दौरान क्या खामियां पाई गई, अधिकारियों ने इसका खुलासा नहीं किया है। जिला प्रशासन को अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर भ्रूण लिंग जांच की शिकायत मिली थी। शिकायत के तहत ही सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा और एडिशनल CMO की टीम ने छापेमारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।